चैप्टर 6 कॉल मी अदिप। अदिप ने तने को पिलो फेंक के मारी तो तने चीख पड़ा। अदिप को लगा शायद तने को बहुत तेज लग गई और हुआ भी ऐसा ही था। तने को अपनी गर्दन में बेतहाशा दर्द हो रहा था। अदिप उसके पास आया तो तने जल्दी से बोला, भाई डॉक्टर के पास ले चल, गई मेरी गर्दन। अदिप ने अपना सिर हाँ में हिलाया और तने के साथ एक कदम ही आगे बढ़ा था कि तुरंत ही उसके दिमाग में उस लड़की का ख्याल घूम गया। वो उस लड़की को अकेले, वो भी ऐसी हालत में, छोड़ के कैसे जा सकता था। अदिप ने फिर कुछ सोचा और बॉडीगार्ड को बुला के तने को उसके साथ भेज दिया। दूसरी तरफ जन्य रमेश जी की वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा के सारी फॉर्मेलिटी करके बाहर निकल रहा था कि एक लड़की उससे टकरा गई, जिससे उसके हाथ में पकड़ा फोन नीचे गिर गया और फोन खुल गया। वो लड़की घबरा गई और जल्दी से नीचे झुक के फोन उठाने लगी और अपना सिर ऊपर करके जन्य को देख के मासूमियत से बोली, सॉरी 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 सर, बहुत जल्दी में थी इसलिए ध्यान नहीं दिया। आप सामने से आ रहे हैं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। जन्य उस लड़की को गुस्से में देख रहा था। वो लड़की जन्य का फोन जोड़ के खड़ी हुई और उसका फोन उसको देते हुए बोली, सॉरी सर। जन्य ने गुस्से में उस लड़की के हाथ से फोन लिया और बड़े कदमों के साथ बाहर निकल गया। जन्य के जाते ही वो लड़की मुस्कुरा दी। ये वही लड़की थी जो करण के घर पर थी। उस लड़की ने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करके बोली, मैंने अपना काम कर दिया, मैंने उस लड़के जन्य के फोन में माइक्रोचिप लगा दी है, अब वो जो भी बात करेगा हमको सुनाई देगा। दूसरे साइड से एक लड़का मयूर सिस्टम के सामने हॉस्पिटल की लाइव फुटेज में नीलिमा को देखते बोला, गुड नीलिमा, तुम सच में एक अच्छी जासूस हो। नीलिमा मुस्कुरा दी और बोली, मेरी तारीफ करना बंद करो और ये बताओ अदिप का दूसरा दोस्त कहाँ है, उसको भी तो ट्रैक करना है। मयूर बोला, वो लड़का भी तेरे पास शिकार बनने आ रहा है। रुक वही। नीलिमा, क्या बात है, आज सबको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ रही है। मयूर हंसते हुए बोला, तेरे हुस्न के आगे किसी को भी हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। नीलिमा सीरियस हो गई और बोली, अपनी लिमिट में रह के बात कर समझा, ये बस मेरा काम है। मयूर, सॉरी यार, दिल पर मत ले। नीलिमा सीरियस टोन में बोली, चीफ से बात हुई? मयूर, हाँ चीफ हमारे काम से खुश है। नीलिमा, हम भगवान का शुक्र है, हम उस लड़की को जहाँ पहुँचना चाहते थे वो खुद गलती से वहाँ पहुँच गई। मयूर, बात तो तूने सही कही, अच्छा हुआ वो लड़की मिस्टर अदिप को मिली, वरना चीफ हम दोनों को मार डालते। नीलिमा, हाँ अब हम इस जन्य के माध्यम से उस लड़की पर नजर रख पाएंगे। बाकी अदिप का दूसरा दोस्त भी आ जाए तो उसके फोन में भी चिप लगा दूं, फिर मेरा काम खत्म और तुम्हारा शुरू। मयूर, हम अब कहाँ जाओगी? नीलिमा, अब अपनी माँ के पास जाऊंगी, इतना समय हो गया अपनी माँ को नहीं देखा। मयूर, अच्छा और उस करण का क्या? नीलिमा, उस करण को तुम देख लेना, वैसे भी मैंने अपने सारे सबूत मिटा दिए हैं, वो करण मुझे नहीं ढूंढ पाएगा और जब तक वो लड़की मिस्टर अदिप के पास है करण उसको नजरें उठा के भी नहीं देख सकता। मयूर, हम पर करण को हल्के में लेना सही नहीं होगा। नीलिमा चिढ़ते हुए बोली, उस गधे के बच्चे को मजबूरी में झेल रही थी, अपनी एक गलती की बड़ी कीमत चुकाई है, अभी उस करण के बच्चे को मार नहीं सकती, वरना हब्स के भूखे इंसान के टुकड़े कर देती। मयूर सिस्टम में हॉस्पिटल के बाहर के कैमरे की लाइव फुटेज देखते हुए बोला, अच्छा चल गुस्सा मत हो, तने भी आ गया हॉस्पिटल, जाओ अपना काम करो और निकलो इस शहर से, करण तुम्हें मारने के लिए पागलों सा ढूंढ रहा है। नीलिमा ने ओके बोल के फोन रखा और जल्दी से फिर सिम निकाल के तोड़ दिया। तब तक तने अपनी गर्दन में हाथ रख के हॉस्पिटल के अंदर आया और डॉक्टर के पास चला गया। नीलिमा ने तने को देखा और मास्क लगा के तने के पीछे चली गई। दूसरी तरफ जन्य जैसे बाहर आया, उसने अपना फोन डस्टबिन में डाल दिया और अपनी कार में बैठ के दूसरा फोन निकाल के किसी को कॉल करते हुए बोला, हॉस्पिटल में जो लड़की मुझसे टकराए वो मुझे जल्द से जल्द चाहिए। बोल के जन्य ने कॉल कट कर दिया। जब नीलिमा नीचे झुक के जन्य का फोन उठा रही थी तो उसने अपने गले से चुन्नी जबरदस्ती सरका के नीचे कर दी थी, जिससे झुकने की वजह से उसका क्लीवेज जन्य को दिख सके और जन्य की नजरें वहां अटक जाए और वो जल्दी से उसके फोन में चिप लगा सके। जन्य को नीलिमा की इसी हरकत पर बहुत गुस्सा आया था, वो इसीलिए उसको गुस्से में घूर के देख रहा था, लेकिन जन्य हॉस्पिटल में कोई तमाशा नहीं चाहता था इसलिए शांत था। लेकिन जन्य जानना चाहता था नीलिमा ने ऐसा क्यों किया, और नीलिमा थी कौन, क्या मकसद था इसके पीछे। कहीं ये कोई अदिप के दुश्मन का काम तो नहीं जो उसके जरिए अदीप तक पहुंचना चाहता हो। जन्य खुद बॉडीगार्ड एजेंसी चलाता था और बॉडीगार्ड को ये ट्रेनिंग दी जाती है वो कभी लड़की की सुंदरता में न उलझे, इसलिए नीलिमा पकड़ी गई थी, वरना उसने खेल अच्छा खेला था। जन्य ही अदिप की सारी सिक्योरिटी सिस्टम देखता था और ये जन्य के लिए थोड़ी परेशानी वाली बात थी,
कोई उसके फ़ोन में चिप लगा रहा है, मतलब उस इंसान को पहले से पता था जन्या हॉस्पिटल आने वाला है, मतलब कोई उनके ऊपर नज़र रख रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसके सिक्योरिटी सिस्टम को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। कुछ तो गलत है, उसको पता करना होगा। जन्य सोच में डूबा कार चला रहा था। दूसरी तरफ नीलिमा ने तने के फ़ोन में भी चिप लगा दी थी। तने के फ़ोन में चिप लगाना आसान था। तने की गर्दन की नस अपनी जगह से हिल गई थी, जिससे उसको गले में पट्टा बंधवाना पड़ा था, और उसके लिए जब वो बेड पर लेटा तो उसका फ़ोन टेबल पर था और नीलिमा नस बन के मास्क लगाए डॉक्टर के पास ही खड़ी थी, जिसने मौका देख के तने के फ़ोन में चिप लगा दी थी। अदिप हॉल में बैठा टेंशन में अपना पैर हिला रहा था। अदिप ने अपने सारे सोर्स लगा के उस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश की थी कि वो लड़की कौन है, लेकिन उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चला। यहाँ तक कि अदिप ने पुलिस स्टेशन में भी पता किया था, कहीं किसी ने उस लड़की की मिसिंग कंप्लेन तो नहीं लिखाई, लेकिन उस लड़के के बारे में एक सुराग नहीं मिला। एक तो अदिप परेशान इस बात से था कि किसी ने कैसे इस लड़की की याददाश्त मिटाई होगी। ये हिप्नोटिज्म तो बिल्कुल नहीं है, फिर कैसे? ये एक चीज़ अदिप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गई थी। वो पता लगाना चाहता था उस लड़की की याददाश्त कैसे गई और उसको वापस कैसे लाया जा सकता। अदिप सोच रहा था कि उसको उस लड़की की चीखने की आवाज़ आई। ओके ओके ओके, अदिप अपने ख्यालों से बाहर आया और उसको याद आया वो लड़की तो ऊपर है। अदिप जल्दी से ऊपर आया और डोर ओपन करने लगा कि एक बार फिर उसका दिल धड़क उठा। उसके दिमाग में वही बात घूमी कि पता नहीं वो लड़की किस हाल में होगी, पर अदिप के पास कोई रास्ता नहीं था। अदिप ने फिर अपने आप को तैयार किया, जैसे किसी जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हो। अंदर से वो लड़की अभी तक ओके 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 चिल्ला रही थी। अदिप ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर नजरें नीचे करके अंदर आया, तो वो लड़की बेड पर ब्लैंकेट के नीचे वैसे ही लेटी थी जैसे वो उसको छोड़ के गया था। अदिप के फेस पर बड़ी सी मुस्कान आ गई, जैसे उसने बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। वो जल्दी से उस लड़की के पास आया, तो वो लड़की अदिप को देख के चुप हो गई। अदिप उसके पास बैठ गया और उसके सिर पर टैप करते हुए बोला, तुम मेरी सबसे अच्छी सब्जेक्ट हो, तुम वही करती हो जो मैं कहता हूँ, मेरे अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाती, तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम अगर ऐसी ही रही तो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट होगी तुम, और साथ में इंटरेस्टिंग भी। अदिप बोल रहा था लेकिन वो लड़की कुछ नहीं समझी। अदिप फिर वही बैग पर रखी अपनी टी शर्ट उठा के उस लड़की से बोला, ये टी शर्ट इसको ध्यान से देखो, तुमने ऐसी ही टी शर्ट सुबह पहनी थी ना? वो लड़की अदिप की बात समझते हुए बोली, ओके ओके अदिप, तो अब फिर से तुमको इसको वैसे ही पहनना है जैसे सुबह पहना था, ठीक है? वो लड़की फिर बोली, ओके ओके अदिप, ठीक है, ये लो, उठो और इसको पहन लो। अदिप का बोलना था कि वो लड़की अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाने लगी। अदिप ने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए और उसको घुरते हुए बोला, तुमको बहुत जल्दी नहीं रहती है? वो लड़की अदिप को देखने लगी। अदिप उस लड़की को घूरते हुए बोला, तुम बस मेरी सब्जेक्ट हो, समझी? तुमको मेरे ऑर्डर फॉलो करने हैं, पर जब मैं ओके बोलूं तब अपने मन से कुछ भी करने की कोशिश की तो बाल काट दूंगा तुम्हारे। अदिप उस लड़की पर गुस्सा कर रहा था, पर उसका कोई फायदा नहीं था। उस लड़की को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अदिप ने उस लड़की का हाथ छोड़ा और पलट के बोला, अब पहनो, और पलटे हुए ही हाथों से एक्शन करने लगा जिससे वो लड़की टी शर्ट पहन सके। अदिप ने फिर 2 मिनट बाद कहा, पहन ली, पर वो लड़की बिना अदिप के होठ देखे समझ ही नहीं पाती थी वो क्या बोल रहा है, तो जवाब क्या देती, इसलिए वो कुछ बोली नहीं। अदिप चीर के आंखें नीचे किए पलटा और बोला, पहन लिया। वो लड़की तुरंत बोली, ओके ओके। अदिप ने नजरें उठा के उस लड़की को देखा तो उसका दिल एक बार को फिर धड़क गया। वो लड़की बिल्कुल किसी खरगोश के जैसे लग रही थी। इत्तेफाक से अदिप ने उसको वाइट टी शर्ट ही दे दी थी और टी शर्ट की कैप उसके सिर को कवर किए हुई थी और साइड से उसके बाल बाहर थे। वो लड़की बहुत क्यूट लग रही थी, हालांकि अदिप की टी शर्ट में वो पूरी तरह कवर हो जाती थी। उसको देख के ऐसा लगता था जैसे उसके ऊपर किसी ने कपड़े का थान डाल दिया हो, पर उसकी क्यूटनेस ही बहुत थी उसको आकर्षक बनाने के लिए। वो थान जैसे कपड़े में भी बला की खूबसूरत लगती थी। अदिप उस लड़की को एकटक देख रहा था कि वो लड़की भी बेड के ऊपर खड़ी अदिप को ही देख रही थी, जैसे वो अदिप के कुछ बोलने का इंतजार कर रही हो। पर अदिप कुछ नहीं बोला तो वो लड़की बोली, ओके ओके। अदिप अपने सेंस में आया और अपनी आंखें छोटी कर ली। वो लड़की हर चीज में बस ओके ओके बोलती थी तो अदिप को अच्छा नहीं लगता था। अदिप को लगने लगा था उसका नाम ही जैसे ओके हो गया हो। ये लड़की किसी भी काम के लिए उसको बुलाती थी तो ओके ओके बोलती थी। अब अदिप इतना ज्यादा ओके नहीं झेल सकता था। अदिप बेड के पास आया और उस लड़की से बोला, मेरा नाम अदिप है, समझी? यू कॉल मी अदिप।
उस लड़की को समझ नहीं आया, तो अदिप उसको इशारे से समझाते हुए बोला, मेरा नाम अदिप है, तुमको अगर मुझे बुलाना हो तो बोलना अदिप, समझी। उस लड़की ने अपने होंठ हिलाए और अदिप का नाम बोलने की कोशिश करते हुए बोली, पादिप। अदिप ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और उस लड़की के सिर पर टपली मारते हुए बोला, मेरा नाम ढंग से लो समझी, वरना मुंह तोड़ दूंगा। वो लड़की शांत पड़ गई। अदिप फिर बोला, बोलो मेरा नाम क्या है। लड़की फिर कोशिश करते हुए बोली, पदिप। अदिप ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला, तुम उल्लू की प्रजाति की हो, तुम रहने दो, अब तुम मुझे बॉस बोलना, ओके, कॉल मी बॉस। अदिप जल्दी जल्दी बोल गया, तो वो फिर नहीं समझ पाए और नासमझी से अदिप को देखती रहीं। अदिप फिर धीरे धीरे बोला, मैंने तुमको बचाया है, तुम मेरी सब्जेक्ट हो, तुमको मेरे सारे ऑर्डर फॉलो करने हैं, और जो ऑर्डर देता है वो बॉस होता है, तो तुम मुझे बॉस कहना, ओके। वो लड़की बोली, ओके। अदिप, गुड, अब बोलो बॉस। वो लड़की समझते हुए बोली, पदीप बॉस। अदिप ने उस लड़की को पकड़ के हवा में उठा के अपने सामने किया और गुस्सा करते हुए बोला, ओनली बॉस, दोबारा मेरा नाम गलत लिया तो पंखे के ऊपर बैठा दूंगा। वो लड़की हैरानी से अदिप को देख रही थी। अदिप ने उसको बच्चों के जैसे हवा में उठाया हुआ था। उस लड़की का वजन बिल्कुल ना के बराबर था, ऊपर से उसकी हाइट अदिप के सामने इतनी कम थी कि पूछो मत। अदिप अपना सिर नीचे किए किए थक जाता था, इसलिए जब अदिप को गुस्सा आता था तो वो उसको गोद में उठा के अपने सामने करके फेस टू फेस बात करता था। वो लड़की अदिप को देख रही थी कि पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया और प्यार से बोली, बॉस। अदिप शांत पड़ गया और उस लड़की को देखने लगा। वो लड़की अपनी छोटी छोटी मासूम सी आंखों से अदिप को देख रही थी। वो लड़की अदिप के थोड़ा पास ही थी, जिससे उसके बाल अदिप के फेस से छू रहे थे। अभी तक अदिप गुस्से में था तो उसने ध्यान नहीं दिया था, पर अब उस लड़की के मुंह से बॉस सुन के पता नहीं क्यों उसका दिल फिर धड़क उठा था। उस लड़की की आवाज में एक अलग कशिश थी। अदिप की धड़कने उस लड़की के एहसास से इतनी बढ़ गई कि अदिप ने बिना सोचे समझे उस लड़की को ऐसे ही छोड़ दिया। वो लड़की धम से नीचे गिरी और चीख पड़ी। अदिप की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत नीचे बैठा और उस लड़की को उठा के बेड पर खड़ा किया और उसको इधर उधर घुमा के देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो। अदिप ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो लड़की बोल ही देगी। उसको कहीं लगी है कि नहीं, या उसके ऐसे देखने से उसको उस लड़की की चोट देख हो जाएगी। क्या अदिप के दिल में बनने लगी है उस लड़की के लिए जगह? क्या जन्य पकड़ पाएगा नीलिमा को? कौन है ये चीफ? क्या उस लड़की को जानबूझकर अदिप के पास भेजा गया है? पर क्यों? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय चैलेंजिंग वाइफ। अरे दोस्तों, पार्ट कैसे लग रहे हैं ये तो बता दिया करो। कोई भी कमेंट नहीं करता, पेंसिव फेस, बस एक हर्षा जी को छोड़ के। ऐसे आप लोग साइलेंट रहोगे तो स्टोरी लिखने में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। चैप्टर 7, सर आपकी अभी नई शादी हुई है। अदिप उस लड़की को इधर उधर घुमा के देख रहा था और वो लड़की भी रबड़ की गुड़िया के जैसे अदिप के घुमाने पर घूम रही थी कि अचानक से अदिप की नज़र उस लड़की की नज़रों से टकराए, जो उसको ही ध्यान से देख के समझने की कोशिश कर रही थी अदिप ये कर क्या रहा है। अदिप ने तुरंत उस लड़की को घुमाना बंद कर दिया और उस लड़की को देखने लगा। वो लड़की अदिप को इतनी मासूम नज़रों से देखती थी कि अदिप उसमें खोसा जाता था। अदिप उस लड़की को देख रहा था कि उसका फ़ोन बजा। अदिप अपने ख्याल से बाहर आया और उस लड़की को छोड़ के फ़ोन देखा तो उसके पापा गिरीश जी का कॉल था। अदिप ने तुरंत कॉल पिक की तो दूसरे साइड से गिरीश जी बोले, बेटा तू नाराज है क्या? अदिप परेशान सा बोला, नहीं पापा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? गिरीश जी, बेटा एक बार भी बहू को लेकर नहीं आया, ये डॉक्टर्स भी मुझे घर जाने नहीं देते। मैं भी अपनी बहू के साथ कुछ पल रहना चाहता हूँ। अदिप का दिल भारी हो गया और वो उस लड़की को देखते हुए बोला, पापा मैं आपकी बहू के साथ आ ही रहा था, मुझे भी आपसे जरूरी बात करनी थी। गिरीश जी खुश होते हुए बोले, बेटा जल्दी आ जाओ। अदिप ने बस हम बोल दिया। गिरीश जी ने कॉल कट कर दिया तो अदिप भी फ़ोन रख के उस लड़की को देखने लगा। वो कैसे उस लड़की को गिरीश जी से मिलवाएगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर वो लड़की नॉर्मल लड़की होती तो अदिप पैसों से नहीं तो डरा के कैसे भी उस लड़की से अपने पापा के सामने एक्टिंग करवा लेता, पर ये लड़की सबसे अलग थी। अदिप को इतनी देर से शांत देख के वो लड़की अपने आप ही बोली, बॉस। उस लड़की की मीठी सी आवाज में बॉस सुन के अदिप के मन से मानो कोई भार उतर गया हो और अदिप अनजाने में ही मुस्कुरा उठा। वो लड़की भी जैसे अदिप मुस्कुरा रहा था वैसे अपने होंठ फैला के मुस्कुराने लगी। उस लड़की को मुस्कुराता देख अदिप की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। अदिप ने तुरंत उस लड़की से नजरें हटा लीं और तेज आवाज में बोला, मुझे देखना और मुस्कुराना बंद करो। वो लड़की सीरियस हो गई। अदिप ने गहरी सांस ली और उस लड़की को खड़ा देख के हाथ से इशारा करते हुए बोला, बैठ जाओ।
वो लड़की तुरंत बैठ गई। उस लड़की को तुरंत बात मानता देख अदिप के दिमाग में आइडिया आया और वो कुछ सोचते हुए बोला, पापा से तुमको कैसे मिलाऊं? वो तो समझ आ गया, पर उससे पहले तुम्हारा कुछ नाम रखना पड़ेगा। अदिप सोचते हुए इधर उधर घूम रहा था और वो लड़की बैठे हुए अदिप को इधर उधर नजरें करके देख रही थी। अदिप चलते हुए रुक गया और उसकी जहन में उसके प्यार का नाम गूंज उठा, अदा। अदिप ने अपनी आंखें एक सेकंड को बंद कर लीं। अदिप की बंद आंखों के सामने एक 3 साल की बच्ची, जो बेड पर बेहोश ऑक्सीजन मास्क लगाए लेटी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। उसका चेहरा घूम गया। अदिप ने झट से अपनी आंखें खोल ली। उसकी आंखों में नमी और दिल में बेतहाशा दर्द था। अदिप के मुंह से एकाएक निकल पड़ा, अदा। वो लड़की भी अदिप के हिलते होठ देख के बोली, अदा। अदिप ने नजरें घुमा के उस लड़की की तरफ देखा, फिर कुछ सोच के अदिप उस लड़की के पास आया और बोला, आज से तुम्हारा नाम अदा है, पर याद रखना ये नाम तुम्हारे पास बस तब तक है जब तक तुम्हारी याददाश्त वापस नहीं आ जाती। वो लड़की कुछ नहीं बोली, बोलती भी कैसे। अदिप फिर गुस्से में जल्दी जल्दी जो बोल गया था। अदिप ने उस लड़की का हाथ पकड़ के खड़ा किया और अपने साथ ले जाने लगा। वो लड़की भी चुपचाप अदिप के पीछे चलने लगी। अदिप उस लड़की को बंगले से बाहर लेकर आया। वैसे ही दूर एक ऊंची बिल्डिंग पर बैठा आदमी जो दूरबीन से अदा को देख रहा था, वो अदिप के साथ अदा की फोटो जूम करके निकालने लगा। अदिप ने अदा को कार में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आके बैठ गया। अदिप की गाड़ी आगे बढ़ाते ही उसके आगे और पीछे बॉडीगार्ड्स की 4 से 5 गाड़ियां चलने लगी। अदिप उस छोटी बच्ची की यादों में खोया हुआ ड्राइव कर रहा था कि अदा अपने पेट पर हाथ रख के बोली, बॉस बॉस। अदिप अपने ख्यालों से बाहर आया और अदा की तरफ देखा तो उसको देखते ही वो समझ गया अदा को भूख लगी है। अदिप ने वही मार्केट में एक मॉल के बाहर गाड़ी रोकी और बाहर आके अदा को बाहर निकाला और आगे बढ़ गया। अदा भी उसके पीछे पीछे चल रही थी कि अदिप 2-4 कदम आगे ही बढ़ा था कि वहां खड़े 4 लड़के अदा को देख के कमेंट पास करने लगे। पहला लड़का अपने दोस्तों से अदा को देखते हुए बोला, ओ भाई देख उस लड़की को, अपने पापा की टी-शर्ट पहने क्या लग रही है, हाय क्या मक्खन जैसे चिकने पैर है। दूसरा लड़का भी अदा के खुले पैर गंदी नजरों से देखते हुए बोला, इसके पैर इतने सुंदर है तो बाकी ये अंदर से कितनी सुंदर होगी। बाकी लड़के हंस दिए। अदिप के कदम उन लड़कों की बातें सुनकर रुक गए थे और अब वो उस छोटी बच्ची के ख्यालों से पूरी तरह बाहर आ चुका था। उनकी बातें सुन के अदिप की मुट्ठी गुस्से में कस गई थी। अदिप आगे था और अदा उसके पीछे, जिससे उन लड़कों को नहीं पता था अदा अकेली नहीं है। उन लड़कों में से एक और लड़के ने अदा पर ऊपर से नीचे तक गंदी नजरें घुमाते हुए कहा, लगता है गरीब घर से है, बेचारी के पास पहनने को चप्पल तक नहीं है, इतनी ठंड में नंगे पैर घूम रही हैं। लगता है किसी ने बस बदन ढकने को अपनी टी-शर्ट दे दी। चलो हम उस लड़की की कुछ मदद कर देते हैं। चारों लड़के हंस दिए। उनका मदद करने से क्या मतलब था? अदिप बहुत अच्छे से समझता था। अदिप के रुकने से अदा भी रुक गई थी। अदिप गुस्से में लाल था, वहीं अदा को तो किसी चीज की समझ ही नहीं थी, वो तो बस ऊंचे से मॉल को नजरें उठा के देखने में बिजी थी। वो लड़के अदा के पास आए और उसके शोल्डर पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोले, हे बेबी हमारे साथ। वो इतना ही बोले थे कि अदिप गुस्से में पलटा और वो लड़का अदा को हाथ छुआ भी पाता, उससे पहले ही अदिप ने पलक झपकते उस लड़के का हाथ पकड़ के कोहनी से तोड़ दिया था। वो लड़का दर्द में चीखते हुए पीछे हो गया। अदा भी अपनी आंखें बड़ी किए उस लड़के को देख रही थी, लेकिन ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि वो बाकी के लड़के भी हैरान हो गए थे। लेकिन उनमें एक लड़का जो सबसे पहले अदा को देख के गंदे कमेंट्स पास कर रहा था, वो अदिप को देख के बोला, तू बहुत हीरो बन रहा है, चल निकल, ज्यादा समाज सेवा करने का भूत सवार है तो भूखों को खाना खिला जाके। थोड़ी बॉडी बना के क्या समझता है, हीरो बन जाएगा। हम 3 हैं समझा, तुझे मारने पर आए तो तेरी माँ तेरी शक्ल नहीं पहचान पाएगी, वैसे भी शक छुपा के घूम रहा है, निकल यहाँ से। बोलते हुए उस लड़के ने अदा को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। वैसे ही अदिप ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को तोड़ते हुए भी उसको जरा देर नहीं लगी। वो लड़का भी दर्द से चिल्लाते हुए पीछे हो गया। बाकी के 2 लड़के डर से अदिप को देख रहे थे। अदिप भी उन दोनों को आंख में अंगारे लिए देख रहा था। अदिप अपने पूरे फेस को मास्क से कवर किया हुआ था, इसलिए वो लड़के अदिप को भी कोई ऐसा वैसा ही समझ रहे थे। हालांकि अदिप की पर्सनैलिटी ही बहुत थी उसकी वहां मौजूदगी के लिए। और अब ये बात वो बाकी के लड़के अच्छे से समझ गए थे, जो अपने 2 दोस्तों को दर्द में तड़पते देख डर से अपने कदम पीछे ले रहे थे। अदिप फुर्ती से उनकी तरफ बढ़ा और अंधाधुन उनको मारना शुरू कर दिया। वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और अदिप अपनी बेल्ट से उन चारों की चमड़ी निकालने पर आ गया था, खासकर पैर की। अदिप के कानों में उन लड़कों की बातें गूंज रही थी, कैसे वो अदा के पैर देख रहे थे।
अदिप उन चारों को मार रहा था कि जन्य भीड़ के बीच से अदिप के पास आया और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, ये क्या कर रहा है, ये यहीं मर जाएंगे, छोड़ दे इन्हें। अदिप पर पागलपन सवार था, उसने जन्य को साइड में धक्का दिया और उन चारों को फिर मारने लगा। जन्य अदिप के पास आया और उसको पीछे से पकड़ के थोड़ा दूर खींच के ले जाते हुए बोला, पागल मत बन, छोड़ दे इन्हें, इनको बाद में देख लेंगे, देखिए बच्ची कितना डरी हुई खड़ी है। अदा का जिक्र आते ही अदिप शांत हो गया और अदा की तरफ देखा तो वो डरी हुई खड़ी थी। अदिप ने तुरंत अपनी बैग फेंकी और अदा के पास आके उसको सीने से लगा लिया। अदा ने भी अदिप को कस के हक कर लिया। जन्य ने दोनों को देखा, फिर वहां खड़े लोगों को जो वीडियो बना रहे थे। जन्य अदिप के पास आया और बोला, तू बच्ची को लेकर जा। अदिप ने नजरें तिरछी करके जमीन पर पड़े चारों लड़कों को गुस्से में देखा तो जन्य बोला, तू जा, मैं देख लूंगा इनको। अदिप फिर कुछ नहीं बोला और अदा को गोद में उठा के मॉल के अंदर ना जाके गाड़ी के पास आ गया। अदिप ने अदा को गाड़ी के अंदर बैठाया और उसके नाजुक से पैर देखने लगा। उसके पैर गंदे हो गए थे और ठंड से लाल भी पड़े हुए थे। अदिप को थोड़ा बुरा लगा, वो अपने ख्यालों में अपने दर्द में इतना खो गया था कि उसने अदा के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। अदिप ने अदा के गाल पर हाथ रखा और प्यार से बोला, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। अदा ने तुरंत जवाब दिया, ओके बॉस। अदिप मुस्कुरा दिया और अदा के गाल पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, सॉरी, और बाहर चला गया। अदिप ने गाड़ी लॉक की और बड़े कदमों के साथ मॉल के अंदर चला गया। अदिप अदा को अपने साथ इसलिए नहीं लाया था कि वो नहीं चाहता था अब कोई और अदा को ऐसे देखे। वो अदा को अपने ख्यालों में खोए हुए ऐसे ही ले आया था। वो भूल गया था अदा एक लड़की है और अब वो किसी और की गंदी नजरें अदा पर बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। अदा इतनी क्यूट और सुंदर थी कि किसी की भी नज़र उसके ऊपर चली जाती थी और फिर उसके ऊपर से नजरें हटाना मुश्किल था। जब अदिप जैसा इंसान उससे नजरें नहीं हटा पाता था तो बाकी का तो कुछ कह ही नहीं सकते थे। अदिप जल्दी से लेडीज सेक्शन में आया, लेकिन लड़कियों के इतने कपड़े देख के उसका सिर घूम गया। वो क्या ले अदा के लिए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज से पहले उसने किसी लड़की के लिए एक रुमाल ना लिया, और लेता भी कैसे। उसकी लाइफ से लड़कियां कोसों दूर थी, वो तो अदा थी जो ना जाने कहां से उसके पास आ गई थी। वो तो बस उस छोटी बच्ची अदा को जानता था जो बचपन में ही दुनिया से जा चुकी थी। अदिप कंफ्यूजन में इधर उधर देख रहा था कि शॉप की एक लेडी अदिप की मदद के लिए आगे आई और बोली, हेलो सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। अदिप ने उस लेडी को देखा और बोला, मुझे कपड़े लेने थे। वो लेडी बोली, सर आपको किसके लिए कपड़े लेने हैं बताए तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। अदिप के मुंह से एकाएक निकल गया, अपनी वाइफ के लिए। वो लेडी मुस्कुरा के बोली, ओके सर, इस साइट आइए, अभी हमारा न्यू कलेक्शन आया है। अदिप उस लेडी के पीछे चला गया। वो लेडी आगे बढ़ते हुए अदिप को कपड़े दिखा के बोली, सर क्या आप एक बार मैम का साइज बता देंगे। अदिप सोचने लगा। दुल्हन के जोड़े में तैयार अदा की एक छवि उसके जहन में घूम गई और वो बोला, स्मॉल। वो लेडी कुछ जोड़ी कपड़े निकाल के अदिप को दिखाते हुए बोली, सर ये टॉप ब्रांड के कपड़े हैं, इसका फैब्रिक बहुत ही अच्छा है, इसके ओनली 16 पीस है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। अदिप को लड़कियों के कपड़ों का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए वो ऐसे ही बोल दिया, आपके स्टोर में जितने भी इस ब्रांड के स्मॉल साइज के कपड़े हो पैक कर दीजिए। वो लेडी हैरानी से बोली, सारे कपड़े सर। अदिप उस लेडी को देखते हुए बोला, जी प्लीज जल्दी करिए। उस लेडी ने ओके कहा और स्टोर की बाकी लड़कियों की मदद से जल्दी ही सारे कपड़े पैक करने लगी। अदिप फिर अदा के लिए सूज देखने लगा। अभी जब अदिप ने अदा के पैर पकड़े तो अदिप को अंदाजा लग गया था अदा के पैर में सूज का क्या साइज आ सकता है। अदिप ने वहां उस साइज के जितने भी सूज थे सब पैक करवा ले। अदिप बिल करने के लिए खड़ा था कि वो लेडी सारे बैग्स पैक करके बोली, सर कुछ और। अदिप ने नो कहा और पेमेंट के लिए अपना कार्ड दिया कि एक लड़की जल्दी में लॉन्जरी सेट इनवेयर काउंटर पर आए और बिल काउंटर पर बैठे लड़के से बोली, सर प्लीज इसको पहले बिल कर दो। उस लड़की ने लॉन्जरी सेट आगे बढ़ाते हुए बोला था, जिससे अदिप की नज़र के सामने वो आ गई और अदिप के दिमाग में तुरंत आया, अदा को भी तो इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। उसने तो बस कपड़े लिए अंदर पहनने के लिए। अदिप के माथे पर परेशानी की लकीरें आ गई। कपड़े तक तो ठीक था, पर वो वैसे कपड़ों की शॉपिंग कैसे करें। सोचते ही अदिप के माथे पर पसीना आ गया था। ये थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा था उसके लिए। अदा भी इस बारे में कुछ नहीं जानती होंगी तो वो अदा को भी नहीं ला सकता। अभी तक अदा ने उसकी टी शर्ट पहनी थी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो लड़कियों वाले कपड़े पहनेगी तो उसको जरूरत पड़ेगी। अदिप ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और रफ करने लगा। उस लेडी ने अदिप को नोटिस किया और बोली, सर आपको कुछ और भी लेना है क्या। अदिप उस लेडी को देखने लगा।
लेकिन उसके मुंह से कुछ निकला नहीं। वो लेडी शायद अदिप की उलझन समझ गई थी, इसलिए मुस्कुरा के बोली, सर आप अपनी वाइफ का साइज बता दीजिए, मैं हेल्प कर देती हूँ। अदिप की आंखें बाहर आ गई। साइज, वो भी इस चीज का। अदिप का गला सूख गया। उसको पानी की जरूरत महसूस हो रही थी, ताकि वो पानी पी के इस बात को अपने अंदर कर सके। अच्छा है उसने मास्क लगाया हुआ है, वरना तो वो शर्म से नजरें भी ना उठा पाता। वो लेडी अदिप को शांत देख के बोली, सर आपकी अभी नई शादी हुई है। अदिप ने बस अपनी पलकें झपका दी। वो लेडी मुस्कुरा के बोली, तभी होता है सर, अभी न्यू न्यू है। हमारे पास बहुत से ऐसे कस्टमर आते हैं। अब तो अदिप को खांसी आने लगी थी, पर उसने अपने आप को खांसने से रोक लिया। अदिप का दिल कर रहा था या तो वो किसी गड्ढे में घुस जाए या फिर उस लेडी को घुसा दे। वो लेडी उससे इतना ओपन होकर कैसे बात कर ले रही थी, जबकि अदिप तो उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। अदिप के जहन में बस अदा चल रही थी। उसको अदा के ऊपर गुस्सा आ रहा था। अदा की वजह से ही उसको ये सब करना पड़ रहा था। अदिप मन में ही गुस्सा कर रहा था कि वो लेडी अदिप से बोली, सर आप यहाँ स्टॉप में लड़कियों को देख लीजिए, आपकी वाइफ किसके जैसी दिखती है, मैं फिर आपकी मदद कर पाऊंगी। अदिप इस बार अपने आप को खांसने से रोक नहीं पाया। उसके तोते उड़ चुके थे। उसने अपने साथ एक लड़की को रखा हुआ है, इतना काफी नहीं है क्या? अदिप ने गहरी सांस ली और जल्दी जल्दी बोला, नो थैंक्स, मैं अपनी वाइफ को ही ले आऊंगा। आप मेरा बिल कर दीजिए। कौन था वो आदमी जो अदा की फोटो ले रहा था? कौन थी वो छोटी बच्ची अदा, जिसका नाम दिया अदिप ने उस लड़की को? क्या हुआ उस छोटी बच्ची के साथ? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई चैलेंजिंग वाइफ। दोस्तों स्टोरी अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करना। आप लोग एपिसोड पढ़ते हो लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, तो स्टोरी लिखने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो लाइक और कमेंट जरूर करें प्लीज। चैप्टर 8, मेरे कपड़े गीले हैं, कुछ तो करो। अदिप बिल करा के बड़े कदमों से ऐसे भागा जैसे नहीं भागा तो ये धरती फट जाएगी और वो उसमें समा जाएगा। ये अदिप के लिए फर्स्ट टाइम था जो उसके साथ ऐसा कुछ हो रहा था, या वो ऐसा अजीब सा फील करके भाग रहा हो, वरना लोग तो बस उसके नाम से ही डर के कांपते थे। पर पहली बार उसके दिल में किसी चीज को लेकर बेचैनी हुई थी। ये अदा की वजह से था। बस अदा ठीक हो जाए, वो हर एक चीज का बदला लेगा उससे। सोचते हुए अदिप अपनी गाड़ी में आया और जल्दी से सीट से सिर लगा के बैठ के एक चैन की सांस लेने लगा। पर अदा उसको ही ध्यान से देख रही थी। अदिप को बंद आंखों से भी अदा की नजरें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। अदिप ने आंखें बंद किए हुए ही कहा, मुझे घूरना बंद करो, वरना मैंने तुमको घूरा तो आंखें बाहर आ जाएगी तुम्हारी। अदिप बोल रहा था लेकिन अदा फिर भी उसको ही देख रही थी। और देखती भी क्यों न, बेचारी को भूख जो लगी थी। अदिप ने अपनी आंखें खोली और अदा की तरफ देखा तो उसका मुरझाया फेस देख के ही समझ गया, अदा को भूख लगी है। अदिप ने अदा से नजरें हटाए और एक बैग से खाने का बॉक्स निकाल के ओपन करके अदा के सामने करते हुए बोला, खाओ। अदा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अदिप को फिर याद आया, अदा तो खाना कैसे खाते हैं जानती ही नहीं है। तो लाचार होकर अदिप ने ही अदा के मुंह में निवाला बना के रखना शुरू कर दिया। अदा चुपचाप खाने लगी। अदिप ने अदा को खाना खिला के पानी पीने को दिया, तो अदा को बोतल से पानी कैसे पीते हैं पता ही नहीं था। अदिप ने उसको गिलास से पानी पीना सीखा दिया था, पर बोतल से वो कैसे पानी पिए पता नहीं था। अदा शांति से पानी की बोतल को देख रही थी। अदिप समझ गया था अदा क्यों पानी नहीं पी रही, इसलिए वो अपने मुंह में पानी की बोतल लगा के थोड़ा पानी पी के बोला, ऐसे पीना। अदा बोली, ओके बॉस। अदिप ने अपना सिर हिला दिया और दूसरी पानी की बोतल ढूंढने लगा अदा को देने के लिए। अब वो अपना झूठा पानी तो अदा को देने से रहा और ऊपर से पानी पीता तो अदा ठीक से पानी नहीं पी पाती। अदिप बोतल ढूंढ ही रहा था कि अदा जिसको जोर से प्यास लगी थी उसने अदिप के हाथ से बोतल ली और जिस तरह से अदिप ने बोतल को पकड़ा था वैसे पकड़ के जिस जगह अदिप ने बोतल में मुंह लगाया था उसी जगह मुंह लगा के पानी पीने लगी। अदिप हैरानी से आंखें बड़ी करे अदा को देख रहा था। ये लड़की थी या कॉपी मशीन? अदा बहुत प्यासी थी, पानी मुंह में लगाते ही एक सांस में सारा पानी पी लेना चाहती थी, लेकिन बोतल एक हाथ से पकड़ने की वजह से उसके हाथ से फिसल गई और पानी उसकी नाक में चला गया। अदा ने मचल के बोतल छोड़ दी और खांसने लगी, सारा पानी उसके ऊपर गिर गया था। अदिप ने अपना सिर ना में हिलाया और जल्दी से उसके सिर को ठोकते हुए बोला, नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक से बोतल पकड़ती तो आराम से पानी पी पाती, पर नहीं, तुमको तो कॉपी करना है मुझे। ये सब अदिप ने चिढ़ के अदा से कहा था, पर अदा को क्या फर्क पड़ना था, वो तो हमेशा हर बात पर न्यूट्रल ही रहती थी। अदिप अदा से दूर हुआ तो उसका ध्यान अदा की पहनी टी शर्ट पर गया,
जो पानी से पूरी गीली हो गई थी और उसकी बॉडी से चिपक गई थी। ऊपर से वाइट टी शर्ट होने की वजह से गीलेपन से बॉडी का स्ट्रक्चर साफ समझ आ रहा था। अदिप ने अपनी नजरें फेर ली और फिर आंखें बंद करके सोचने लगा, वो कैसे अदा को कपड़े पहनाए। एक टी शर्ट पहनाना बहुत आसान था, पर लड़कियों के कपड़े जैसी लड़कियां उलझी उलझी होती है वैसे ही उनके कपड़े, पर कपड़े तो चेंज करने ही थे। वो अदा को ऐसे गिरीश जी के सामने ले जा नहीं सकता था। अब तो अदा के कपड़े भी गीले हो चुके थे। गिरीश जी को पक्का उसके ऊपर शक हो जाएगा। अदिप ने सोचते हुए अपनी आंखें खोली और एक नज़र अदा को देखा जो गीले कपड़े की वजह से कांप रही थी। अदिप ने तुरंत हीटर ऑन कर दिया और फिर सोचने लगा वो क्या करे, कैसे इस चैलेंज से बाहर आए। जब से अदा उसकी लाइफ में आई थी तब से उसकी लाइफ चैलेंजिंग बन गई थी और उसका सबसे बड़ा टास्क था अदा को कपड़े पहनाना। कभी कभी तो अदिप के दिल में आता था वो अदा को हाइड्रोलिक प्रेस में डाल के पीछा कर दे, फिर वो जैसे चाहे उसको कपड़े पहना सकता है। पर बेचारा अदिप ये भी नहीं कर सकता था, मजबूरी का मारा करता भी क्या। उसको चैलेंज लेने का शौक था और अदा उसके लिए उसकी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज बन गई थी। अदिप को कुछ समझ नहीं आया तो वो अपना सिर स्टीयरिंग पर मारने लगा। अदिप के दिमाग में बहुत सी चीजें घूम रही थीं। उसने क्या सोचा था अदा को लेकर कि जो उसने अपना कॉलेज में प्रोजेक्ट अधूरा छोड़ा था वो अदा की वजह से अब पूरा हो जाएगा। गिरीश जी को भी बहू मिल जाएगी और जब अदिप का काम पूरा हो जाएगा तब वो अदा को जाने को बोल देगा। वैसे भी वो शादी में विश्वास नहीं रखता और अदा तो वैसे है ही नासमझ है, और जब अदा की याददाश्त वापस आ जाएगी तो वो उसको नहीं बताएगा कि वो उसकी वाइफ है और जाने को बोल देगा। इससे उसको लाइफ टाइम किसी लड़की को नहीं झेलना पड़ेगा। एक ही अदा से उसके सारे काम हो जाएंगे। अदिप ने बहुत दूर तक सोच रखी थी लेकिन उसकी लाइफ अदा के कपड़ों पर आके लटक गई थी। लड़कियां लड़कों जैसी क्यों नहीं हो सकती। कितना अच्छा होता अगर दोनों सेम होते तो फिर तो अदिप को इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, कम से कम कपड़ों वाली प्रॉब्लम तो ना आती। अदिप अपना सिर मारते हुए सोच रहा था कि अदा ने अचानक उसके माथे पर हाथ रख लिया। अदिप रुक गया और अदा को देखने लगा। अदा के दांत ठंड से किटकिटाने लगे थे और वो अदिप को अपनी लाचार नजरों से देख रही थी, जैसे नजरों से ही बोलने की कोशिश कर रही हो, मेरे कपड़े गीले हैं कुछ तो करो। अदिप ने अदा की नजरें पड़ी, फिर सोचने लगा अब वो क्या करे। अदा को ऐसे लड़कियों वाले कपड़े पहना नहीं सकता, दिक्कत फिर अंदर वाले कपड़ों की फंसेगी। वो खुद तो खरीदने से रहा और अदा को तो कुछ पता ही नहीं है, तो उससे उम्मीद ही छोड़ दो। अदिप उसको अंदर भी लेकर नहीं जा सकता कि सेल्स गर्ल अदा को देख के उसके साइज के कपड़े तो दे देगी, पर अदा पहनेगी कैसे। यहाँ उसकी बस एक टी शर्ट पहनाने में जान सुखी जा रही है, वो अदा को वैसे कपड़े कैसे पहनाएगा। अदिप ने कुछ सोचते हुए अपना सिर झटका और अपने गाल थपथपाते हुए बोला, अदिप ये तू क्या सोच रहा है, तू ऐसा कभी नहीं कर सकता। इंसान की बॉडी को चीरना अलग है और किसी लड़की को कपड़े पहनने में मदद करना, नो 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 वे। बोलते हुए ही अदिप ने फिर लाचारी से अपना सिर सीट से लगा लिया और बोला, पर यार कुछ तो सोचना पड़ेगा, इसको तो अंदर भी नहीं ले जा सकता कि किसी सर्स गर्ल की मदद से इसको कपड़े पहना दूं। बोलूंगा क्या सबसे, ये 17 साल की लड़की बच्ची बन चुकी है, इसको कपड़े तक पहनने नहीं आते, सब तुझे ही पागल समझेंगे। अदिप अपने आप से ही सवाल जवाब कर रहा था कि अदा अपनी कपकपाती आवाज में बोली, बॉस। अदिप का दिल धक से हुआ। उसने तुरंत अदा की तरफ देखा जो ठंड से बुरी तरह कांप रही थी, और कांपती भी क्यों ना, बाहर इतनी ठंड थी, ऊपर से उसने गीली टी शर्ट पहन रखी थी। अदिप से अदा को ऐसे देखा नहीं गया। उसने तुरंत गाड़ी से सारे पर्दे ओपन कर दिए। गाड़ी के ग्लास वैसे ही ब्लैक थे, बाहर से अंदर कोई कुछ नहीं देख सकता था। फिर भी अदिप अदा को ऐसे कपड़े कैसे चेंज करने को बोलता, और ना ही अदा को मॉल के अंदर ले जाने का कोई फायदा था। वो अदा को जेंट्स टॉयलेट में ले नहीं जा सकता था और खुद गर्ल्स टॉयलेट में जा नहीं सकता था। वो अगर सोचता कि घर वापस जाए तब तक अदा को ठंड पकड़ लेती। अदिप ने कुछ सोचा और उसके फेस पर मुस्कान आ गई। उसने जल्दी से सारे बैग उठाए और उसमें कपड़े देखने लगा। जल्दी ही अदिप को जो चाहिए था उसको वो मिल गया। अदिप ने अदा के पहनने के लिए बिना बटन वाला ट्राउजर पैंट निकाला और ऊपर पहनने के लिए डार्क कलर का टॉप और उसके ऊपर पहनने के लिए ओवरकोट। अदिप ने पहले ट्राउजर लिया और अदा के सामने करते हुए बोला, ये पैंट देखो, मैंने भी ऐसा पहना है। अदा अदिप की पैंट को देखने लगी। अदिप ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और अदा का फेस पकड़ के अपने सामने करते हुए बोला, मुझे देखा तो आंखें निकाल लूंगा, ये पैंट देखो समझी, आंखें की अंधी लड़की, इसको तुमको पहनना है, ये देखो इसमें दोनों पैर डालो और ऊपर कर लो। बोल के अदिप ने ट्राउजर अदा को जैसे ही पकड़ाया
वैसे ही अदा अपनी टी शर्ट ऊपर करने लगी। अदिया की आंखें फिर बड़ी हो गई। उसने जल्दी से अदा का हाथ पकड़ लिया और उसको घूरते हुए बोला, तुम एक बार ठीक हो जाओ, जब तक तुमको अच्छे से पिट नहीं लूंगा ना, अपने पास से जाने नहीं दूंगा। अदा नासमझी से अदिप को देख रही थी। बेचारी और कर भी क्या ही सकती थी, उसको खुद नहीं पता था वो किस गलती की वजह से अदिप की डांट खा रही थी। अदिप उसको घूरते हुए आगे बोला, जब मैं दूसरे साइड मुंह कर लूं, उसके बाद अपने कपड़े ऊपर किया करो, समझी? अगर दोबारा गलती की तो केमिकल के डाल के रख दूंगा, फिर बस हड्डियां बचेंगी जिनको कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ती। अदिप बोल रहा था और इस बार भी अदा के पल्ले कुछ नहीं पड़ा। वो फिर से न्यूट्रल ही थी। अदिप बस अपने मन को शांत करने के लिए उस पर गुस्सा कर लेता था, बाकी जानता तो वो भी था अदा को घंटा कुछ समझ आना था। अदिप ने अपना गुस्सा निकाल के दूसरे साइड मुंह घुमाया और बोला, पहनो। पर अदा वैसे की वैसी ही उदासीन बनी बैठी रही। अदिप इतना कुछ बोल गया कि उसको ठीक से समझ नहीं आया। उसको आखिर ये कपड़े पहने कैसे है? ऊपर से ठंड से उसके हाथ कांप रहे थे, तो वो पैंट ठीक से पकड़ तक नहीं पा रही थी। 5 मिनट शांति के बाद अदिप बोला, पहन लिया। अदा ने तुरंत जवाब दिया, ओके बॉस। अदिप को लगा उसने किला फतह कर लिया, अब उसको अदा को कपड़े नहीं पहनाने पड़ेंगे। उसका आइडिया काम आया। सोचते हुए जैसे ही अदिप ने अदा की तरफ देखा, उसके जीते सारे किले ढेर हो गए और वो गुस्से में अदा को देखते हुए बोला, तुमने ये पहना क्यों नहीं? अदा भी अदिप तरफ देखने लगी, लेकिन हमेशा की तरह कुछ बोली नहीं, पर उसकी आंखें सब बोल रही थी कि उसको कुछ समझ नहीं आया। ऊपर से अदा का कपकपाना और बढ़ गया था। अदिप ने चीर के अदा के हाथ से ट्राउजर छीन लिया और बोला, आया के साथ साथ कपड़े वाला भी बना दो मुझे, तुम बस ठीक हो, तुम्हारी टांगे ही काट दूंगा। बोलते हुए गुस्से में अदिप अदा की तरफ झुकी कि उसका पैर पकड़ के ट्राउजर के अंदर डाल रहा था और अदा अदिप को ही देख रही थी कि अचानक से अदिप का हाथ उसके पैर से छुआ और अदा खिलखिला के हंस दी। अदिप ने तुरंत सिर घुमा के अदा को देखा जो बस हंसे जा रही थी। अदिप फिर उसकी हंसी में खो गया था। अभी तक अदिप का हाथ अदा के पैर को छू रहा था, जिससे अदा को गुदगुदी हो रही थी और वो हंस रही थी। हंसते हंसते अदा ने अपने पेट में हाथ रख लिया और दूसरे हाथ से अदिप के हाथ पर मारने लगी। अदिप ने अपने हाथ पर ध्यान दिया तो उसका हाथ अदा की थाई को छू रहा था। अदिप चेप गया और उसने तुरंत ट्राउजर वही छोड़ दिया और अपनी सीट पर आंखें भींच के बैठ गया। उसकी धड़कनें तेज थी। वो अदा के ऊपर गुस्सा करते हुए उसको ट्राउजर पहना रहा था और उसी वजह से इस बार वो भूल गया कि अदा एक लड़की है और अदा की स्किन भी बहुत सेंसिटिव थी कि उसको जरा से टच से ही गुदगुदी होती थी। अदा अभी तक हंस रही थी और अदिप अपनी आंखें भींचे बैठा था। अदा की हंसी उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। क्या था अदिप का कॉलेज में छोड़ा हुआ प्रोजेक्ट? कैसे लगेगा अदिप अदा की याददाश्त वापस? क्या अदिप पार कर पाएगा इस चैलेंज को, या अदा से जुड़ी आएंगी नई मुसीबतें उसके सामने? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई चैलेंजिंग वाइफ। चैप्टर 9, मैं तुमको छू नहीं सकता। अदिप आंखें भींचे बैठा था और अदा बस हंसे जा रही थी। अदिप की धड़कनें उसकी हंसी सुन के और बढ़ रही थी। उसको रह रह के उसका अदा को छूना याद आ रहा था। अदिप ने अपनी धड़कनें बर्दाश्त नहीं हुई तो वो चिल्लाते हुए बोला, शट अप यू इडियट। अदा एकदम से शांत पड़ गई और अदिप को देखने लगी। अदिप भी उसको घूरते हुए बोला, क्या खी लगा रखा है? खुद इतनी बड़ी हो गई हो, कपड़े तक पहनने नहीं आते, मैं मदद कर रहा हूँ तो हंस रही हो मेरे ऊपर। तुमको ना मुझे घर लाना ही नहीं चाहिए था, ना ही तुम्हारा इलाज करने का सोचना चाहिए था, क्योंकि तुम तो हो ये एक लड़की जिसका दिमाग तो पहले से ही खराब होता है। मैं कितना भी सुधार लूं, दिमाग वही का वही रहेगा। ये तुम्हारे लड़की होने के जीन्स में ही है। अदिप गुस्सा कर रहा था और इस बार अदा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अदिप की आंखें बड़ी और आवाज जरूरत से ज्यादा तेज थी। अदिप अदा की आंखों में आंसू देख के शांत हो गया और फिर अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारते हुए बोला, यार ये क्या मुसीबत है? अदा चौंक गई। अदिप ने उसकी तरफ देखा और बोला, यार प्लीज ये लड़कियों जैसे रोना धोना मत करो। तुम एक सब्जेक्ट हो और मैं सच में तुम्हारे ऊपर रिसर्च करना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कोई मेड नहीं रख सकता, मुझे लड़कियां और उनके ये नखरे समझ नहीं आते। तुम्हारे लिए मेड रखूंगा तो वो तुमको लड़कियों जैसी बना देगी, पर मैं चाहता हूँ तुम जब तक मेरे साथ हो मेरे जैसी बन के रहो, एकदम रफ एंड टफ। ये आंसू क्या होते हैं तुमको पता भी ना हो। कोई कुछ बोले तो सीधा मुंह तोड़ दो। कुछ भी करने से पहले अंजाम की चिंता मत करो। जैसे मैंने डिसाइड किया तुम्हारे ऊपर रिसर्च करूंगा, तुम्हारी याददाश्त वापस लाऊंगा, वैसे ही तुम भी बनो। और जिस दिन मेरी रिसर्च पूरी हो गई तुम जा सकती हो, जैसे चाहो वैसे जिंदगी जियो, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा प्रोजेक्ट हो, मेरी सब्जेक्ट हो, तुमको मेरे तरीके से रहना होगा, इसलिए थोड़ा समझने की कोशिश करो, ये सारे काम तुमको खुद ही करने होंगे। सब सीखना पड़ेगा तुमको, मैं बस तुमको दूर से बता सकता हूँ, मैं तुमको छू नहीं सकता। हमारी भले शादी हुई हो, पर हमारा कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम मेरी सब्जेक्ट, नथिंग एल्स। अदिप बस बोल रहा था और अदा आंखों में आंसू लिए कपकपाते हुए अदिप को देख रही थी। अदिप की कही हर बात वो समझने की कोशिश कर रही थी, पर उसके बस के बाहर था इतना सब एक साथ समझना। अदिप ने गहरी सांस ली और अदा को शोल्डर से पकड़ के उसकी आंखों में देखते हुए बोला, दोबारा रोना मत, लड़कियां इतनी भी कमजोर नहीं होती कि वो हर बात पर रोए, ये बस दिमाग का खेल है। तुम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की वजह से रो रही हो, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, बोल नहीं पाते तो रो के अपनी बात सामने वाले को समझाते हैं। लेकिन तुम बोल सकती हो तो बोलने की कोशिश करो, रो के नहीं, बोल के अपनी बात को एक्सप्रेस करो। मेरी बातें तुम्हारे दिमाग में हिट कर रही है और तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर को संकेत दे रहा है और तुम रो रही हो। अपने दिमाग को शांत रखोगी तो रोना नहीं आएगा। रोना अच्छी बात है, उससे पता चलता है तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, पर हर बात पर रो देना ये कमजोरी की निशानी है। तुमको फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से स्ट्रांग बनना है, समझी? तुम मेरे साथ हो तो कमजोर नहीं हो सकती, इसलिए रोने से अच्छा बोलने की कोशिश करो। 2 बार गलत होगा, तीसरी बार तुम शब्दों को जोड़ के खुद बोलना सीख जाओगी, फिर तुमको इन आंसुओं का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। अदिप अदा को ज्ञान की गोली पिला रहा था, पर आधी गोली उसके सिर के ऊपर से जा रही थी। अदा ने रोना बंद कर दिया और कपकपाती आवाज में बोली, ओके बॉस। अदिप भी शांत हो गया और उसको समझ आया वो कहाँ माथा फोड़ रहा है। अदिप ने लाचारी से अपना फिर झटका और बोला, तुमको अभी कुछ समझ नहीं आएगा, जानते हुए भी मैं तुम्हारे ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। अदा ने अपने न्यूट्रल फेस के साथ अदिप को देखा और उसका हाथ पकड़ के हिलाते हुए बोली, बॉस। अदिप अदा को देखने लगा। अदा मासूम सा फेस लिए उसको उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। अदिप अदा की नजरें पढ़ना सीख चुका था, उसको समझ आ गया था अदा को अब बहुत ठंड लग रही है। अदिप ने गहरी सांस ली और फिर अदा की तरफ झुक के उसके दूसरे पैर को पैंट के अंदर डालते हुए बोला, आज पहली और आखिरी बार तुमको पैंट पहनने में मदद कर रहा हूँ, अच्छे से देख लो कैसे पहनी है, आज के बाद तुम अपने हाथों से पहनोगी। अदा ध्यान से अदिप के होठों को देख रही थी। अदिप की बात को समझ के अदा बोल पड़ी, ओके बॉस। अदिप ने गहरी सांस ली और अदा के पैरों में उसके हाथ न छुए ऐसे कोशिश करते हुए उसके पैर को बस एड़ी से पकड़ के पैर पैंट में डाल के पैंट को घुटने तक ले आया और फिर सोचने लगा अब कैसे पैंट ऊपर करे। अदिप ने 2 मिनट सोचा, फिर अदा को पकड़ के खड़ा कर दिया। अदा का सिर गाड़ी के टॉप से लगने लगा तो अदिप ने अपना सिर ना में हिला के अदा को थोड़ा नीचे को झुका दिया और बोला, अभी मैं आंखें बंद करूंगा तब तुम बस यहाँ तक। अदिप ने अदा की कमर पर उंगली दिखाते हुए कहा, बस यहाँ तक, अपनी टी शर्ट ऊपर करना, ओके। अदा ने कहा, ओके बॉस। अदिप ने गहरी सांस लेकर आंखें बंद की जैसे किसी जंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहा हो। अदिप ने पैंट को दोनों साइड से खींच के पकड़ लिया और बोला, टी शर्ट ऊपर करो। अदा ने जैसे अदिप ने बताया वैसे टी शर्ट ऊपर की तो अदिप पैंट को ऊपर ले गया और कमर पर लाके पैंट को छोड़ दिया। पैंट इलास्टिक वाला था, वो कस के अदा की कमर पर जाके लगा। अदा दर्द से चीख पड़ी। अदिप ने तुरंत अपनी आंखें खोल ली तो अदा की आंखों में फिर दर्द से आंसू आ गए थे। अदिप को भी समझ आ गया था वो अदा को टच ना करे, इसलिए उसने इलास्टिक को कुछ ज्यादा ही खींच दिया और जब कमर पर लाके अदिप ने पैंट को छोड़ा तो अदा को जोर से लगी, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। वो अदा को आराम से पैंट तो कतई नहीं पहना सकता, वो अदा की हेल्प ही कर रहा था, यही बहुत बड़ी बात थी। अदिप ने अपनी गलती की कोई सफाई देना जरूरी नहीं समझा और न ही अदा को जिस जगह लगी वो देखना जरूरी समझा। अदिप ने अदा का हाथ पकड़ के फिर से सीट पर बैठा दिया और बोला, तुमने 2 बार टी शर्ट पहनी है, अब तुमको टी शर्ट पहनना आ गया है, तो मैं तुम्हारी टी शर्ट काट देता हूँ, तुम ये टी शर्ट पहन लेना, ओके। अदा का दर्द अब कुछ कम हो गया था, वो अपनी नॉर्मल मासूम सी आवाज में बोली, ओके बॉस। अदिप ने डॉक्टर किट से कैंची निकाल के अपनी आंखें बंद की और अंदाजे से ऊपर से टी शर्ट काट दी, फिर अदा से बोला, टी शर्ट पहनो। उद्धरण चिन्ह। अदा ने भी टी शर्ट पहन ली और अदिप का हाथ हिला के बोली, ओके बॉस। अदिप ने अपनी आंखें खोली और अदा को देखा तो देखता रह गया। अदा ब्लैक टी शर्ट ब्लैक पैंट में बला की खूबसूरत लग रही थी। ब्लैक कलर में उसका रंग रूप और निखर के बाहर आ रहा था। टी शर्ट पहनने में उसके गुंगराले बाल उसके फेस पर आ गए थे, जिससे वो और क्यूट किसी गुड़िया की जैसी लग रही थी। अदिप के हाथ अपने आप अदा के बालों की तरफ बढ़ गए। अदिप अदा को देखते हुए उसके बाल कान के पीछे करने लगा।
अदा शांति से अदिप को देख रही थी। अदिप की फीलिंग्स इस टाइम कुछ अलग थी, लेकिन अदा तो उदासीन थी जिसके अंदर फीलिंग्स का फ भी नहीं था। अदिप बस एकटक अदा की मासूमियत, उसकी झील सी गहरी आंखों में बस खोया हुआ था, वो सब भूल चुका था। उसको अभी कितना गुस्सा आ रहा था ये सोचते हुए कि उसको अदा की वजह से ना जाने अपनी कितनी टी शर्ट काटनी पड़ेगी। अदिप की नजरें फिर अदा के कपकपाते होठों पर चली गई। हल्के गुलाबी मुलायम होठ जो बस कांप रहे थे। बोलना तो बहुत कुछ चाहते थे पर शब्दों की कमी थी। अदिप का दिल इस कदर धड़कने लगा कि वो अपने होश में ही ना रहा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अदा के होठों को छूने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया। अदा बस उदासीनता से अदिप को देख रही थी। अदिप बस अदा के होठों को छूने ही वाला था कि गाड़ी की विंडो पर नॉक हुआ। अदिप ने झट से आंखें खोल ली। उसको ऐसा लगा जैसे उसको किसी ने गहरी नींद से झंझोर के उठा दिया हो। अदिप तुरंत अदा से दूर हो गया। उसको इस बात का एहसास था कि वो अभी अदा को किस करने जा रहा था। सोचते हुए ही अदिप गुस्से में दहाड़ पड़ा। अदा भी डर गई। अदिप की आवाज इतनी तेज थी कि आवाज बाहर तक गई और बाहर खड़ा जन्य परेशान होते हुए फिर विंडो पर नॉक करके बोला, अदिप आई यू ओके, क्या हुआ? अदिप ने अपने आप को नॉर्मल किया और विंडो से पर्दे हटा के विंडो का ग्लास नीचे किया और जन्य से बोला, आई एम ओके। अदिप ने बोल तो दिया था लेकिन जन्य उसकी लाल आंखें देख के समझ गया था कुछ तो हुआ है। लेकिन जन्य ने अभी अदिप से कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। उसने अदा को देखा तो वो भी डरी हुई बैठी थी। जन्य ने आराम से कहा, बच्ची डरी हुई है। अदिप ने एक नज़र अदा को देखा फिर अपना सिर हाँ में हिला दिया। जन्य भी बात को समझते हुए कि शायद अदा ने अदिप की बात नहीं समझी होगी तो अदिप को गुस्सा आ गया होगा, सोच के जन्य ने बात को छोड़ के अपनी बात कही, अंकल का 2 बार कॉल आ चुका है। अदिप बोला, हम चलो। जन्य ने ओके कहा और वहां से अपनी बाइक की तरफ चला गया। अदिप ने भी ग्लास ऊपर किए और अपने पास रखे ओवरकोट को उठा के अदा को पहना दिया और अदा की कमर में फंसी टी शर्ट काट के निकाल दी। अदिप ने इस दौरान अदा से एक बार भी नजरें नहीं मिलाई थी। अदा भी हमेशा की तरह उदासीन ही थी। कुछ ही देर में अदिप हॉस्पिटल पहुंचा गया। जन्य उसकी गाड़ी के आगे बाइक से था। वैसे तो जन्य अदिप के साथ ही रहता था, लेकिन आज उसको शक था कोई उन सब के ऊपर नजर रखे है, इसलिए वो अदिप की सिक्योरिटी के लिए आगे था। अदिप गाड़ी से बाहर आया और अदा को भी आके बाहर निकाल के उसको ऊपर से नीचे तक देखने लगा। कहीं अदा के कपड़े कुछ गड़बड़ तो नहीं है या फिर वो कुछ अजीब दिख रही हो। अभी तक अदिप का गुस्सा शांत हो चुका था या फिर यूं कहीं उसको गिरीश जी के सामने जाना था, इसलिए उसको अपने आप को नॉर्मल तो करना ही था। अदिप अदा को ऊपर से नीचे तक देख रहा था कि जन्य उसके पास आया और बोला, क्या हुआ चल। अदिप ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अदा को पकड़ के पीछे घुमा दिया और उसको पीछे से देखने लगा। जन्य को समझ नहीं आया अदिप क्या कर रहा है, लेकिन अदिप अदा को इसलिए ऐसे देख रहा था क्योंकि अदा का थोड़ा कपड़ों का प्रॉब्लम था। अदिप नहीं चाहता था अदा कहीं से भी कुछ भी अजीब लगे जिससे अदा को कोई भी गंदी नजरों से देख पाए। वैसे तो अदिप ने अच्छे से सोच लिया था जब तक ठंडी चल रही थी तब तक वो अदा को कपड़ों के ऊपर फुल लेंथ ओवरकोट पहना के रखेगा। जब तक ठंड कुछ कम होगी शायद तब तक अदा कुछ चीजें समझने लगे तो वो खुद अपना ध्यान रख सकती है। अदिप ने अदा को ऊपर नीचे आगे पीछे हर तरफ से चेक किया और गहरी सांस लेते हुए अदा से बोला, हम सब ओके है, अब तुम ध्यान से सुनो, अंदर मैं अपने पापा से मिलने जा रहा हूँ, तुम उनके सामने कुछ भी मत बोलना, समझी? अदा, ओके बॉस। अदिप, ओके बॉस भी मत बोलना, और जब मैं तुम्हारी तरफ देखूं तो ऐसे हाथ जोड़ के बस 2 मिनट के लिए खड़ी हो जाना। अदा, ओके बॉस। उद्धरण चिन्ह। अदिप, ओके तो बोल रही हो पर समझ आया मैंने क्या बोला? अदा, ओके बॉस। अदिप ने अपना सिर पीट लिया। जन्य अदिप को देख के मुस्कुरा दिया तो अदिप जन्य को गुस्से में देखते हुए बोला, इसको तुझे ही देखना है, ये कुछ बोली तो मुंह तेरा टूटेगा। जन्य ने अपनी आंखें बड़ी कर ली तो अदिप अंदर की तरफ जाते हुए जन्य से बोला, इसको लेकर आओ। जन्य ने अपना सिर नामे हिलाया और अदा से बोला, बच्ची चलो। अदा जन्य को देखने लगी लेकिन जन्य उसके लिए अनजान था, इसलिए उसको समझने में उसको दिक्कत आई। तो जन्य अदा की उंगली पकड़ते हुए बोला, बच्ची मैं अदिप का दोस्त हूँ, तुम मेरे साथ चल सकती हो। अदा ने जन्य के होठों को हिलते हुए देखा और उसकी बात को समझ के उसके साथ चल दी। अदिप क्या बोल के मिलवाएगा गिरीश जी को अदा से? क्या गिरीश जी अदा को एक्सेप्ट कर लेंगे? क्या जन्य पता लगा पाएगा कौन उनके ऊपर नजर रख रहा है? जानने के लिए पढ़ते रहिए माई चैलेंजिंग वाइफ। चैप्टर 10, वो अब मेरे किसी काम की नहीं। अदिप गिरीश जी के रूम में आया तो गिरीश जी ऑक्सीजन मास्क लगाए आंखें बंद करके लेटे थे। अदिप उनके पास जाके बैठ गया और उनका हाथ पकड़ के अपने हाथों के बीच रखते हुए बोला, पापा।
गिरीश जी ने अपनी आंखें खोल ली और अदिप को देख के मुस्कुरा दिए। अदिप भी मुस्कुरा दिया। गिरीश जी ने अपने कांपते हाथों से अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और अदिप के पीछे एक नज़र देख के बोले, बहू नहीं आई। अदिप सीरियस हो गया और बोला, पापा ये बाहर है। गिरीश जी, बाहर है? क्यों? तुम उसको अंदर क्यों नहीं लाए? अदिप, वो पापा मुझे आपसे पहले बात करनी थी। गिरीश जी परेशान होते हुए बोले, कैसी बात? सब ठीक तो है ना? अदिप, पापा प्लीज आप टेंशन मत लो, सब ठीक है। बस मुझे आपको कुछ बताना था। गिरीश जी और परेशान हो गए और लंबी लंबी सांसें भरते हुए बोले, बताना है? कहीं तुमने शादी का झूठा नाटक तो नहीं किया? अदिप ने जल्दी से गिरीश जी के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगाया और बोला, पापा मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला, मैंने शादी की है। प्लीज आप ऐसे परेशान मत हो, आपको पता है मैं आपको परेशान नहीं देख सकता। गिरीश जी ने अपनी पलकें झपकाए और फिर अपना ऑक्सीजन मास्क हटाने लगे। तो अदिप उनका हाथ पकड़ के बोला, पापा प्लीज पहले मेरी बात सुन लीजिए। गिरीश जी ने अपनी पलकें झपका दी। अदिप गहरी सांस लेते हुए बोला, पापा मैंने शादी की है, पर नैना से नहीं। गिरीश जी की आंखें बड़ी हो गई और वो अपना मास्क हटाते हुए बोले, क्या? नैना से नहीं तो किससे की? तुम तो किसी लड़की को जानते तक नहीं हो, या फिर शादी का नाटक कर रहे हो ताकि बस मैं खुश हो जाऊं? अदिप, पापा मैंने शादी की है, आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। गिरीश जी, शादी की है ना, तो बहू कहाँ है? पहले मुझे बहू से मिलना है, उसके बाद तुम्हारी कोई बात सुनूंगा। अदिप ने गहरी सांस ली और जन्य को आवाज दी। जन्य अदा को लेकर अंदर आया तो गिरीश जी अदा को देख के हैरान हो गए। गिरीश जी ने अदा को देखा, फिर गुस्से में अदिप को देखते हुए बोले, तुम ऐसे झूठ बोलोगे? मुझे उम्मीद नहीं थी। पता तो मुझे पहले से था, तुम अपना मन मार के बस मेरी खुशी के लिए नैना से शादी कर रहे हो, लेकिन नैना को छोड़ के तुमने इस बच्ची के साथ शादी का झूठा नाटक करने का सोचा है। अदिप ने अपनी आंखें एक सेकंड को बंद की और बोला, पापा मैंने इस लड़की से ही शादी की है और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, कल घूंघट के नीचे ये लड़की थी। गिरीश जी हैरान हो गए और फिर अदा को देखने लगे। अदा एकदम स्टैचू बनी किसी गुड़िया के जैसे लग रही थी, जिसके फेस पर ना कोई एक्सप्रेशन थे, ना पलकें झपक रही थी। गिरीश जी ने अदा को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया तो जन्य, जो अदा के पास खड़ा था, उसको हाथ पकड़ के गिरीश जी के पास ले आया। गिरीश जी अदा को देखते हुए बोले, बेटा क्या तुमने अदिप के साथ शादी की है? क्या इस शादी के लिए तुम्हारे माँ पापा तैयार थे? कहीं अदिप ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की? अदा को गिरीश जी की एक बात समझ नहीं आई। गिरीश जी अटक अटक के बोल रहे थे जिससे अदा का कुछ भी समझ पाना मुश्किल था। अदिप ने तुरंत अदा की तरफ देखा, कहीं अदा कुछ बोल न दे। अदा ने भी नासमझी से अदिप की तरफ देखा तो दोनों की नजरें टकरा गई। दोनों की नजरें मिलते ही अदा को याद आया अदिप ने उससे क्या कहा था। अदा ने तुरंत अपने हाथ जोड़ लिए। गिरीश जी और परेशान हो गए और गुस्से में अदिप को देखते हुए बोले, ये बच्ची हाथ क्यों जोड़ रही है? अदिप ने अदा को घूर के देखा और अपने मन में बोला, ये मुझे मरवा के दम लेगी। कब हाथ जोड़ने हैं ये भी ठीक से नहीं समझ सकती, ऐसे तो ये मेरी प्रॉब्लम और बढ़ा देगी। गिरीश जी फिर अदिप से बोले, अदिप तुमने झूठ बोला मुझसे, तुमने इस बच्ची को डराया। अदिप ने गुस्से में अदा को देखा, फिर गिरीश जी से बोला, पापा आप गलत समझ रहे हैं। ये अदा है, ये बोल नहीं सकती, इसलिए आपको हाथ जोड़ के नमस्ते कर रही है। गिरीश जी की आंखें बड़ी हो गई। जन्य भी अदा नाम सुन के हैरानी से अदिप को देख रहा था। अदिप ने फिर जन्य की तरफ देखा और आंखों के इशारे से अदा को बाहर ले जाने को कहा। जन्य तुरंत अदा को लेकर बाहर चला गया। अदिप नहीं चाहता था अब अदा की वजह से कोई भी दिक्कत आए, वरना गिरीश जी को समझाना भारी पड़ जाएगा। गिरीश जी भी शौक में थे, एक तो अदा का नाम, दूसरा वो गूंगी। गिरीश जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे। अदिप ने फिर गिरीश जी का हाथ पकड़ लिया और बोले, पापा नैना किसी और से प्यार करती थी। गिरीश जी को शौक पर शौक लग रहे थे। अदिप आगे बोला, मुझे पता चला तो मैं कैसे 3 लोगों की लाइफ खराब करता, इसलिए मैंने नैना को जाने दिया। गिरीश जी की आंखों में गुस्सा उतर आया और वो बोले, जब मैंने नैना से पूछा था तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों कही? मैंने इसलिए उससे 1 नहीं 10 बार पूछा था, बेटा अगर तुमको ये शादी नहीं करनी तो मना कर दो। अदिप, छोड़िए पापा, शायद उसके ऊपर घरवालों का दबाव होगा। गिरीश जी, नहीं छोड़ सकता, मुझे हर चीज बर्दाश्त है, पर कोई मेरे बेटे, मेरी इज्जत से खिलवाड़ करे, मैं सह नहीं सकता। इतने सालों में मैंने बस पैसा नहीं, इज्जत भी कमाई है। मुझे नैना के पापा से मिलना है। अदिप, पापा प्लीज मैंने नैना को माफ कर दिया, आप भी कर दीजिए, नैना की वजह से मुझे अदा मिली है।
गिरीश जी शांत पड़ गए और अदिप को देखने लगे और एक हताश भरी आवाज में बोले, मैं तुझे कभी कुछ नहीं दे पाया, सोचा था एक प्यारी सी बहू ले आऊंगा जो मेरे जाने के बाद तुझे संभाल लेगी। अदिप की पकड़ गिरीश जी के हाथों पर कस गई और वो भारी आवाज में बोला, आप कहीं नहीं जा रहे हैं। गिरीश जी मुस्कुरा दिए और बोले, जाना तो सबको है, ये मुझसे अच्छे से तू जानता है, पर बेटा बापू तुम्हारा, सब समझता हूँ तुमने उस गूंगी लड़की से शादी क्यों की। अदिप गिरीश जी को देखने लगा। गिरीश जी अदिप के गाल में अपना कपकपाता हाथ रखते हुए बोले, उसका भी नाम अदा है, इसलिए तुझे अदा की याद आ गई ना, पर बेटा तू अदा को भूल क्यों नहीं जाता। वो अब इस दुनिया में नहीं है, उसको गुजरे 14 साल हो चुके, तूने बस मेरी खुशी के लिए एक गूंगी लड़की से शादी कर ली। अदिप ने अपनी आंखें एक सेकंड को बंद कर ली और बोला, पापा शादी तो करनी ही थी, पर मैंने अदा से शादी उसके नाम की वजह से नहीं की, अदा को मैं पहले से जानता हूँ, इसलिए मैंने उससे शादी की। गिरीश जी हैरानी से बोले, तुम अदा को पहले से जानते हो, कैसे। अदिप, पापा अदा तने की दूर की कजन सिस्टर है, मैं अदा से तने की पार्टी में मिला था। गिरीश जी, पर बेटा वो बहुत छोटी है, मुझे तो लगता है वो अभी 18 साल की भी नहीं होगी। अदिप, पापा अदा के पेरेंट्स नहीं रहे हैं और अदा के सगे फैमिली मेंबर उसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं थे। कल जब नैना गई तो मेरी मुलाकात अदा से हुई, जो अपने फैमिली मेंबर से बच के भाग रही थी। मैंने उससे पूछा क्या वो मुझसे शादी करेगी, तो उसने हाँ कर दी। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की उसके साथ। गिरीश जी, पर बेटा वो बोल नहीं सकती। अदिप, पापा उसकी किसी एक्सीडेंट में आवाज गई है, उसका इलाज चल रहा है, वो कुछ समय में बोलने लगेगी। गिरीश जी, बेटा क्या तुम इस शादी से खुश हो। अदिप जी, पापा मुझे बस आपकी खुशी चाहिए, आप खुश है। गिरीश जी, बेटा मैं तो बस तुम्हारी खुशी, तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने के लिए चाहता था कि मेरे जाने से पहले तुम्हारे जीवन में कोई आ जाए, पर ऐसा कुछ होगा ये नहीं सोचा था। खुश हूं कि तुमने शादी कर ली, लेकिन अब चिंता भी सता रही है। अदिप ने गिरीश जी को सांत्वना देते हुए कहा, पापा सब अच्छा है, अदा बहुत अच्छी लड़की है। गिरीश जी ने बस अपनी पलकें झपका दी, लेकिन उनका दिल नहीं माना। उनके पास समय बहुत कम था, वो बस भगवान के भरोसे अपनी सांसें ले रहे थे, और वो चाहते थे कि उनके जाने से पहले अदिप की शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो अदिप को संभाल ले, उसके दिल में जो खालीपन है उसको भर दे। पर अदा को देख के उनकी सारी उम्मीद, सारे ख्वाब टूट से गए थे। वो छोटी बच्ची क्या ही संभालेगी अदिप को। गिरीश जी अदिप के गुस्से को अच्छे से जानते थे। अदिप भले उनके सामने शांत और समझदार था, पर असल में अदिप अपने गुस्से में कुछ भी कर गुजरता था। अदिप को ना अपनी जान की चिंता रहती थी, ना वो सामने वाली की चिंता करता था। नैना को वो बहुत टाइम से जानते थे। नैना समझदार और सुलझी लड़की थी। उन्होंने सोचा था नैना से अदिप की शादी हो गई तो नैना अपने प्यार से अदिप के गुस्से को कम कर देगी, पर अब पता नहीं क्या ही होगा। तारांकन, जन्य अदा को लेकर बाहर आया, वैसे ही उसके फोन में किसी का कॉल आ गया। जन्य ने अपना फोन देखा तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने अदा को थोड़ी दूर पर रखी बेंच पर बैठाया और बोला, बच्ची यहाँ से उठना मत, और दूसरे साइड जाके कॉल पर बात करने लगा। अदा बेंच पर बैठी थी कि एक बूढ़ी औरत अदा के बगल में आके बैठ गई और बोली, कैसी हो। अदा उस औरत को देखने लगी। अदा को बोलना नहीं आता था तो वो जवाब नहीं दे पाई। उस औरत ने अदा के कंधे पर हाथ रख लिया और गंदे तरीके से रफ करते हुए बोली, इतने टाइम बाद तुमको अपने इतने पास देख के बड़ा सुकून मिल रहा है। अदा चुपचाप बैठी थी, उसको कुछ समझ नहीं थी वो बूढ़ी औरत उसको कैसे छू रही है। उस बूढ़ी औरत ने अपना हाथ अदा के घुटने के पास रख लिया और धीरे धीरे उसके पैर को सहराते हुए ऊपर की तरफ बढ़ाने लगी कि अदिप रूम से बाहर आया। अदिप ने उस औरत और अदा के पास बैठी देख के ही आंखें छोटी कर ली, पर जैसे ही अदिप की नज़र उस औरत के हाथ पर गई, अदिप का खून खौल उठा। अदिप जल्दी से भाग के अदा के पास आया और अदा का हाथ पकड़ के झटके से अपनी तरफ खींच लिया। अदा अदिप के सीने से आके चिपक गई। वो औरत भी चौंक गई। अदिप उस औरत को अपनी लाल पड़ी आंखों से देख रहा था। अदिप उस औरत को मार देना चाहता था, लेकिन वो बहुत बूढ़ी थी। वो बूढ़ी औरत भी खड़ी हुई और अपनी मरी आवाज में बोली, बेटा ये तुम्हारी बीवी है। अदिप गुस्से में आग उगलते हुए बोला, हाँ। बूढ़ी औरत बोली, बेटा बहुत सुंदर है, पर कुछ बोलती नहीं है। बीमार है क्या। अदिप आग उगलते हुए बोला, आप अपने से मतलब रखिए, वरना जिस कब्र में आप लटकी है उसमें धक्का देते समय नहीं लेगा मुझे। वो बूढ़ी औरत अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, बेटा ये कैसी बातें कर रहे हो। मैं तो बस इस बच्ची से उसका नाम पूछ रही थी। मैं यहाँ अपने बेटे को देखने आई थी। इस बच्ची को अकेले बैठे देखा तो बस इससे पूछने आ गई। सब ठीक तो है।
अदिप गुस्से में बौखलाया हुआ बोला, अपने बेटे को देखने आए हैं तो बेटे तक ही रहिए, वरना ना आप बेचेंगी ना आपका बेटा। तब तक जन्य भी वहां आ गया और अदिप से बोला, क्या हुआ? अदिप ने जन्य को ऐसे देखा जैसे अभी जन्य के टुकड़े कर देगा। जन्य थोड़ा डरसा गया और बोला, मैं वो इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था। कुछ हुआ क्या? अदिप ने जन्य को गुस्से में देखते हुए कहा, दोबारा अगर ऐसी गलती हुई तो भूल जाऊंगा तुम मेरे दोस्त हो। बोल के अदिप अदा को साइड हक किए बाहर ले गया। जन्य को पूरी बात तो नहीं पता थी, लेकिन वो इतना समझ गया था कुछ बहुत गलत हुआ है, वरना अदिप उससे ऐसे बात नहीं करता। तभी उसकी नज़र उस बूढ़ी औरत पर गई। जन्य उसको घूर के देखने लगा। उस बूढ़ी औरत ने जन्य को देखते हुए कहा, आजकल के बच्चे अपने बड़ों से बात तक करना भूल गए हैं। बोल के वो औरत पलट के अपनी छड़ी लिए धीरे धीरे आगे बढ़ गई। जन्य ने अपना सिर झटका और वो अदिप के पीछे भाग गया। वो बूढ़ी औरत कुछ दूर लंगड़ाते हुए चल के आए और फिर अपनी पीठ सीधी करके छड़ी साइड फेंकी, फिर अपनी पहनी साड़ी हटा दी तो साड़ी के नीचे पैंट शर्ट पहने एक आदमी था। उस आदमी ने उस बूढ़ी औरत का पहना मास्क भी हटा के फेंक दिया, स्टाइल से ब्लैक कलर का चश्मा अपनी आंखों में लगाया और अपने कान में लगाए ईयरफोन में बोला, हॉस्पिटल के सारे सीसीटीवी फुटेज हटा दो। उद्धरण चिन्ह। दूसरे साइड से वो लड़का मयूर बोला, ओके चीफ। वो आदमी चीफ बोला, लड़की पर अपनी पेनी नजरें रखना, मुझे हर एक सेकंड की अपडेट चाहिए। मयूर, ओके चीफ, पर एक प्रॉब्लम है। चीफ, बोलो। मयूर, चीफ अदिप के घर के बाहर तो मैंने मिनी ड्रोन लगा रखे हैं, पर घर के अंदर की सिक्योरिटी बहुत हाई है। मेरी ड्रोन चिड़िया अदिप के टेरेस के ऊपर तक नहीं जा पा रही, टेरेस पर जाते ही सिग्नल लास्ट हो रहा है, तो अंदर जाना या विंडो के पास जाना नामुमकिन है। हम बस दूर से नजर रख सकते हैं, उसके घर के अंदर क्या हो रहा है ये हम नहीं देख सकते। चीफ, तो किसी इंसान को भेजो, मुझे अंदर तक की खबर चाहिए। मयूर, चीफ मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर ऐसा कोई नहीं मिल रहा जो अदिप को धोखा दे। चीफ, कोई तो होगा घर का भेदी, पैसों का लालच दो। मयूर, चीफ मैं कोशिश कर रहा हूँ। चीफ, मुझे जल्द ही रिजल्ट चाहिए। मयूर, ओके चीफ, पर एक बैड न्यूज है। चीफ, क्या? मयूर, चीफ नीलिमा अदिप के दोस्त जन्य के हाथ लग गई। चीफ, तो इसमें बैड क्या है? मार दो उसे, वो अब मेरे किसी काम की नहीं। मयूर, ओके चीफ। कौन है ये चीफ? क्यों ये औरत का भेष बना के अदा से मिला? क्या जन्य बचा पाएगा नीलिमा को, या हाथ आया सबूत निकल जाएगा जन्य के हाथों से? जानने के लिए पढ़ते रहिए माय चैलेंजिंग वाइफ।